ओ ओ वुमनिया, आहा वुमनिया, वाह वाह वुमनिया रे, जहां भी वो जाए अपना परचम फैलाए रे। सो हेलो 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 मेरे स्टार्स, कैसे हो यार? उम्मीद है कि सब होंगे मस्त, बिंदास, झकास, हमेशा की तरह आजाद, मुस्कुराते हुए, बहुत ही प्यारे, क्यूची पास लग रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ निक्कू भी आए हैं और शुरू करेंगे अपनी एक और खास क्लास। राइम बनाना भी तो जरूरी है मेरे यार। तो भैया जी आज आए हो, क्या लाए हो? तो चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम वुमेन या पार्ट को पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, सभी गर्ल्स पहले तो करो हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई। देखो, आप सबको पता है कि आने वाला वक्त आपका है ना? सब कोई आपको फेवर भी कर रहे हैं, सबको आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं कर रहे होंगे, वो सिचुएशन सबके साथ होती है यार। पुरुषों में भी, यानी जो आपके बॉयज होंगे वो फ्रेंड्स में भी कई लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता होगा। तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा माहौल आपके फेवर का है, तो प्लीज इसका फायदा उठाना है ना? आप लोगों ने बहुत सालों तक घर की सेवा की, बहुत मर्दों ने या बहुत लोगों ने शायद वो वैल्यू नहीं की, बहुत लोगों ने की, लेकिन जब आप जमाने के सामने अपना परचम फैलाओगे ना, तो हर कोई सलाम करेगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एज अ बिग ब्रदर है, प्लीज को गलत मत समझिएगा, कि अगर हम बाहर जाकर बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उन वुमेन्स को डिसरिस्पेक्ट करें जो अभी घर के काम करती हैं, या फिर वो लड़कियां जो घर पर काम करती हैं या हाउस वाइफ्स हैं या बनने की सोच रही हैं। मैं जो देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि जो लड़कियां बहुत अच्छा कर ले रही हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो ऐसा सोचती हैं अच्छा कर ले रही हैं, वो भी वही कर रही हैं जो पुरुषों ने सालों भर औरतों के साथ किया है। क्या कह रहे, तुम क्या करते हो, घर का ही तो काम करती हो, मैं बाहर जाके कमाता हूं। बेगैरत का गुस्सा, बिना मतलब की नौटंकियां, है ना? औरतों को तुच्छ समझना, ये सब किया है मर्दों ने, है ना? और मतलब क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा नहीं था, सब कुछ नहीं था, इस वजह से औरतों ने वो सहा भी है, बहुत सारी औरतों ने सहा है, कई लोगों ने अच्छा किया, मतलब जिनके सपोर्ट मिला, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सपोर्ट नहीं मिला, उन्होंने सब कुछ सहा है ना? लेकिन वो बहुत योगदान देते थे। हमारी माँ हमारे लिए सबसे बड़कन है, जिन्होंने मतलब दुर्गा जी के रूप होते ना इतने सारे, उतने रूपों में वर्क किया है, बस उनको वो वैल्यू नहीं मिली है। तो सेम आप भी अगर आज बाहर जाकर कुछ अच्छा करते हो, तो आप वो मत कीजिए जो पुरुषों ने किया, वरना आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है भाई, कोई अंतर नहीं है। कि वो भी बाहर गए तो औरतों को कुछ नहीं समझा, आप भी बाहर गए तो आप जो घर पे रह रहे हैं उनको कुछ नहीं समझते, है ना? मैं दुआ करूंगा कि आप सब लोग सारे काम करो भाई, बाहर भी अपना परचम फैलाएंगे, घर भी अपना चलाएंगे मिलकर, चाहे लड़के हो चाहे लड़की। हाउस होल्ड वर्क्स भी आप जरूर कीजिए, खाना बनाना छोटा मोटा जरूर सीखिए, मैगी खाना बनाना नहीं होता है, वो टाइम पास के लिए आप ठीक है, बोलने के लिए ठीक है, फन के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखिए, झाड़ू पोछा करना सीखिए, प्लीज सीखिए, इतना टाइम मिलता है नहीं तो कभी कभी संडे को कर लीजिए। मैं तो कहता हूं वॉशरूम भी साफ कीजिए, मैं ये सब करता हूं, इसलिए भी कह रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं टीवी आगे बोल रहा हूं, मैं ये करता हूं, ठीक है जी? क्योंकि इससे ह्यूमिलिटी आपके अंदर रहेगी, आप कभी भी किसी को दीनहीन नहीं समझोगे, आप किसी को तुच्छ नहीं समझोगे, ठीक है जी? तो ये आप लड़के लड़कियों सभी के लिए है। एंड गर्ल्स, इट्स योर टाइम, इट्स योर एरा, तो प्रूव इट कि भाई घर में थे इसलिए घर की शान थे, अब बाहर आए हैं तो देश की जान बनेंगे, ठीक है जी? चलिए, तो इस पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो भैया आज क्या है, तो इससे पहले ये बताता हूं, पार्ट 1 में अपन ने खूब सारे पोस्चरल डिफॉर्मिटी पढ़े थे, है ना? हमने ये देखा था कि WHO की गाइडलाइंस क्या है डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दादा लोगों के लिए, दादी लोगों के लिए, है ना? हमने सब देख लिया था। अब बारी है वुमनियास के ऊपर बात करने के लिए, है ना? बहुत खास टॉपिक है ये। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 के ऊपर अपन है आज, है ना? इससे पहले अपन ने पार्ट 1 यानी ये वाला हिस्सा कवर कर लिया है, अब हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ठीक है जी? ये वाला हिस्सा है। तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स और फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल बेनिफिट्स, स्पेशल कंसिडरेशन मेनार्क एंड मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन के लिए ऊपर अपन पढ़ेंगे, एंड फीमेल एथलीट्स ट्रायड के ऊपर अपन पढ़ने वाले हैं। शुरू करें जी, शुरू करें। तो सबसे पहले ये जानते हैं भाई कि क्यों वुमेन्स इतने पीछे रह गए, क्या वजह थी, पहले वो समझते हैं अपन। तो देखिए, सबसे पहले तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। The participation of women in sports in India is very small. Gender inequality is strongly evident in every field of life, including sports.
ठीक है जी, ये सच है, ये फैक्ट है, हम सब जानते हैं। मैं जिस रूप में बड़ा हुआ हूं, मुझे पता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं जाने देते थे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी तो वो टीचर है, डॉक्टरी है, उसके ऊपर नहीं जाने देते थे, या इंजीनियरिंग एक टाइम के लिए आप कह दो, है ना, लेकिन आर्मी में नहीं जाने देते थे, पुलिस में नहीं जाने देते थे, किसी और भी जो भी बाहर वाले काम होते थे उसमें नहीं जाने देते थे। लेकिन काफ़ी बदलाव आया है, अभी और भी बाकी है, ठीक है जी। तो ऑफकोर्स ये पॉइंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड द नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल for women with the objective to promote women's sport. However, this program could not bring any noticeable improvement in women participation in the sport. हालांकि उतना नहीं लेकर आए, है ना। अगर आप ध्यान दोगे तो अमृत कौर जी ने पहली कोचिंग वाला वो खोला था, वो वुमनिया ही थी, देख रहे हो आप। लेकिन फिर भी ऐसी हालत हो गई, क्योंकि जिन वुमेन्स ने लड़ाई लड़ी है ना, जिन वुमेन्स ने थोड़ा सा अपने थिंकिंग, इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशंस के साथ अपनी फैमिलीज को मनाने की कोशिश की है ना। हर बार झगड़ा भी करना जरूरी नहीं होता, कई बार आप वक्त के साथ मना लेते हो, तो उन्होंने अच्छा किया। लेकिन मेजर केसेस में हमारे पास वुमेन्स स्पोर्ट्स में आगे नहीं आ पाई थी, बट अब बहुत अच्छा मौका मिल रहा है वुमेन्स को, ठीक है जी। तो अब आपकी चेकिंग हो उससे पहले मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं आपको, है ना। शायद कर्णम मल्लेश्वरी जी थे जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सबसे पहली बार ओलंपिक्स में मेडल जीता था एज अ वुमेन, है ना। उसके बाद बहुत सारी वुमेन्स हमारे यहाँ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। ध्यान रखिए, हमारे पास इंडियन क्रिकेट टीम है वुमेन्स की जो बहुत अच्छा कर रही है, मजा आ रहा है भाई, है ना। छक्के चौके मारती है भाई, मजा आ जाता है देख कर, है ना। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराती है, क्योंकि वुमेन्स में ऑस्ट्रेलिया टीम का डोमिनेंस बहुत खतरनाक है, वो एकदम हैवी लोग लगते हैं यार, उनको भी हराती है। तो वुमेन्स में हमारे पास है। हमारे यहाँ वुमेन्स में कुश्ती में बहुत ही अच्छा किया गया है, बॉक्सिंग में मेडल्स जीते गए हैं, बैडमिंटन में मेडल वुमेन्स के पास ही है ना। तो वुमेन्स ने वेट लिफ्टिंग में सभी चीज़ों में बहुत अच्छा परचम फैलाया है। तो अगर आप में से कोई भी स्पोर्ट्स खिलाड़ी बनना चाहता है तो हाई फाई टू यू, प्लीज़ फाइट फॉर इट। जिंदगी आसान नहीं होती है। ऑफ कोर्स फाइट कहने का मतलब ये नहीं कि घर वालों से लड़ने लगो, मतलब कुछ ऐसा करके दिखा दो यार कि घर वाले कहें नहीं नहीं मेरे को अपनी बेटी को स्पोर्ट्स खिलाना है। अगर वो ना कर रहे हैं तो वैसे तो मैं उम्मीद करूंगा, दुआ करूंगा कि अब पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, अब उन्होंने देखा है गर्ल्स को टीवी के ऊपर अच्छा परफॉर्म करते हुए, मीडिया को उनके आगे पीछे भागते हुए, पैसा कमाते हुए, तो कई पेरेंट्स अपने क्या बोलते हैं जो मतलब अपनी डॉटर्स हैं उनके लिए वो अलाउ कर रहे हैं और उनको प्रमोट भी कर रहे हैं। अलाउ तो चलो अलाउ मतलब वैसे तो 18 के बाद ये जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ठीक है चलो जैसा भी फंक्शन है अपने यहाँ, लेकिन एटलीस्ट वो कई लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं, कई लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए उत्साहवर्धन रूप से एकदम तैयार होकर उनको आगे भेज भी रहे हैं, है ना। तो भैया बी रेडी फॉर इट, स्पोर्ट्स इज अ वेरी वेरी अमेजिंग करियर फॉर यू, जो इसमें भी आप हो। और अगर आपको लगे कि भाई आप नहीं कर पाओगे तो मत करिए, जैसे मैं ही हूं, मैंने स्पोर्ट्स बहुत साल तक खेला। मुझे ऐसा लगता था कि भाई कोई स्पोर्ट्स की दुनिया में कोई ऊपर से देखता होगा, देख के मुझे सेलेक्ट कर लेगा और मैं इंडिया टीम खेल जाऊंगा। सपने तो हम रोज यही देखते थे, पर हमें ये पता ही नहीं था कि भाई इसके लिए आपको कौन से क्लब्स में खेलना पड़ता है, आपका लेवल क्या, आप अपने घर में खेल रहे हो और अपने आप को तीसमार खान समझ रहे हो। फिर बाय द टाइम मुझे समझ में आया कि भाई यार मैं स्पोर्ट्स खिलाड़ी तो अब नहीं बन सकता, है ना। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार दूसरा पैशन क्या है। तो मेरे जो दोस्त होते थे जो फेल हो जाते थे या कुछ प्रॉब्लम आती थी उनको, या उनके नंबर कम आते थे, तो मुझसे पढ़ने आते थे, तो उनको पढ़ाता था मैं। ऑफकोर्स जब मैं फ्रेंड जोन में पढ़ाता था, थोड़ा फनी वे में पढ़ाता था, थोड़ी डबल मीनिंग बातें भी कर लेते थे, ये सब चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल होती थी, है ना। लेकिन ऑफकोर्स जब आप प्रोफेशनली आते हो या जब आप सीरियसली पढ़ाने लगते हो तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा आप चीज़ें चेंज भी करते हो। तो उस टाइम पे थोड़ा इजी गोइंग भी था, कुछ गलत भी हो गया, कुछ फंबलिंग भी हो गई तो चल जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने इन सब चीज़ों पर वर्क किया और मैं यहाँ पर हूँ। ये एक तो अपने दोस्तों की वजह से, दूसरा वुमनियास की वजह से, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता था, आर्मी एरिया, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो वहाँ पर क्या होता था, मोस्टली गाइज बाहर ही जाना है उनको, तो वो लोग बाहर ही जाते थे पढ़ने के लिए। तो जो उस एरिया में गर्ल्स होती थी तो वो मेरे पास आती थी पढ़ने, तो मैंने बहुत सारी गर्ल्स को पढ़ाया है ना। तो ऑफकोर्स क्योंकि स्पोर्ट्स में मुझे समझ में आ गया कि भाई मैं उस कैपेबिलिटीज़ में भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है कैसे करते हैं। तो सबसे सिंपल काम है भाई, पढ़ाना अपने को आता है, बच्चे तारीफ भी करते हैं, उनको पसंद भी आता है, उनको चीज़ें याद रखने में भी मैं मदद करता हूँ, थोड़ा फनी भी है, तो ठीक है फिर यही चीज़ कंटिन्यू करते हैं और आज फिर मैं यहाँ हूँ। तो मैं ये नहीं कहता कि अगर मान लीजिए आप में से कोई स्पोर्ट्स खेलने जाता है, नहीं कर पाता है, तो आपको उदास होने की जरूरत है या ये सोचने की जरूरत है कि अरे यार मुझसे नहीं हुआ। नहीं जी, कोई और फील्ड होगी आपके लिए, है ना। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो ट्राई जरूर करना, है ना। एंड मेरी ओर से हाई फाई, ठीक है जी। नाउ अब जान लेते हैं भैया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों पीछे रह गए, है ना। तो पहले उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा आप लोग पहचान के देखो कि क्या ये जो चीजें लिखी हुई है ये सही है क्या। क्या ये पीवी सिंधु हैं, क्या ये मैरी कॉम हैं, क्या ये हिमा दास हैं, क्या ये सानिया नेहवाल हैं, क्या ये साक्षी मलिक हैं, क्या ये सिखोम मीराबाई चानू हैं, क्या ये सब सही है। आप लोगों के लिए मैं 1 मिनट छोड़ रहा हूं, ये देखो ये रहा, आपको सही इसका जंबल ठीक करना है।
और अगर ठीक नहीं किया आप लोगों ने, मैं भी सॉल्व करूंगा, तो आपको अपने कान पकड़ने हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका नाम इस दुनिया में हो, तो पहले जिन्होंने वो मेहनत की है, वो नाम बनाया है, जिन्होंने वो प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं मिला है आपको मौका। बहुत सारी फीमेल्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत नाम बनाया है, तब जाके घरों में ये बात पहुंची है कि नहीं यार, फीमेल्स बाहर जाकर भी कुछ कर सकती हैं, स्पोर्ट्स खेलकर भी कुछ कर सकती हैं, तब आपको ये मौका मिल रहा है। तो ये मौका आपका नहीं है, इन सब का किया हुआ है। और अगर आपको ये नहीं पता कि ये कौन है, क्या है, तो गलत बात है, ये पता होना चाहिए, है ना। रील्स की दुनिया, टिकटॉकर्स की दुनिया, मूवीज की दुनिया से भी आगे निकलना चाहिए। ऑफ कोर्स वो भी सेलिब्रिटीज है, उनका अपना एक रोल है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, लेकिन जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ना यार, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर कोई भी फीमेल, यानी आप गर्ल्स हैं और आपने अगर इसमें से गलत किया है, ठीक है, या चलो कितने हैं, 3 और 3 6, 6 में से चलो 4 सही करने, अगर 4 में से भी आपने कोई सही नहीं किए हैं तो कान पकड़ोगे ना, ठीक है। चलिए 1 मिनट है आपके पास, डिसाइड कर लीजिए भैया किसको क्या देना चाहते हो। ये सारे स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, ठीक है। टिक टिक टिंग 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 कर रहे हो ना भैया जी। नहीं तो कह रहे हाँ रिकॉर्डेड है, क्या ही पता चलेगा। कमेंट में तो कमेंट में पता चल जाता है ना, लेकिन करके देखो यार, है ना, अच्छा लगेगा। चलिए अब मैं मदद कर देता हूँ आप लोगों की। मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं आंसर बता रहा हूँ। और आप लोगों ने अगर गलत किया है तो कान पकड़ने हैं, अगर 4 से ज्यादा गलत किए हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारी मैरी कॉम जी हैं, इन्हीं के लिए वो एक फेमस लाइन है, क्या बोलते हैं, कि इन्होंने अपनी जिंदगी में उतने पैसे नहीं बनाए होंगे जितना एक अभिनेत्री ने इनके ऊपर फिल्म बना के कमा लिए हैं, है ना। प्रियंका चोपड़ा जी थी वो, है ना। हालांकि उन्होंने क्या, वो तो मतलब प्रोड्यूसर ने कमाए होंगे, उन्होंने तो सिर्फ एक्टिंग की है, लेकिन एक जोक चलता था। तो ये हमारी मैरी कॉम जी हैं, ये हमारी मीराबाई चानू हैं, ठीक है जी। फिर ये हमारे पास पीवी सिंधु हैं, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, है ना। इन्होंने 2 बार ओलंपिक मेडल जीता है, आई गेस 2 बार जीता है, हाँ 2 बार ही जीता है जहां तक मुझे याद है, नहीं तो एक बार तो जीता ही है, सिल्वर, है ना। स्पेन के एथलीट से हार गई थी। फिर ये हमारी साक्षी मलिक जी हैं, रेसलिंग में जीती है ये, है ना। फिर ये तो सबसे पहली बैडमिंटन शायद है ये, जहां तक मुझे याद है, मेरी मेमोरी जहां तक कहती है ना। ये तो आप सबको पता ही होगा, सानिया नेहवाल, साइना नेहवाल, सॉरी सानिया वो लॉन टेनिस वाली ज्यादा याद है, सानिया मिर्जा है वो, साइना है ये, साइना नेहवाल। एंड फिर ये हमारे पास है, कहाँ गई ये, हिमा दास, ये हमारे पास हिमा दास है, ये स्प्रिंटर हैं, ठीक है जी। एक दीपा कर्माकर जी भी थी जिम्नास्ट में, जो चौथी आई थी यार, जीत जाती तो मजा आ जाता है ना। जिम्नास्टिक में बहुत कम है अपना पार्टिसिपेशन, और शायद ना के बराबर है, पता नहीं, अभी तक कोई मेडल तो नहीं जीता, लेकिन पार्टिसिपेशन भी मैंने उतना नहीं देखा है। तो भैया जी बी रेडी फॉर इट, है ना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से कोई यहाँ जरूर जाएगा, और जाने के बाद एक बार बोलेगा, मुझे बताएगा, मतलब निक्को भैया ये देखो मैं आऊँ, तो मैं आपका ऑटोग्राफ लेने आऊंगा यार, फोटो खिंचवाऊंगा साइड में से, थैंक यू मैम करते हुए, है ना। आई होप सो, फिंगर क्रॉस करते हैं। सपने देखने में क्या दिक्कत है ना, करना आपने, मैं तो बस उम्मीद कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ। चलिए जी, तो ये हमारी वो वुमनिया है जिन्होंने स्पोर्ट्स के फील्ड में परचम फहराया है भैया, फहराया है भैया, सबको सामने अपने नाम का डंका बजवाया है भैया, सबको नतमस्तक होने पे मजबूर किया है भैया जी। और होप सो कि आप लोग भी जरूर करेंगे बहुत जल्द। चलिए जी, अब स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, एक सर्वे हुआ था, ये हालांकि आपको एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता दिया है क्योंकि पहले था ये। इंडियन सर्वे हैव शोन दैट वुमेन डोंट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। सबसे पहली बात तो यही है कि उनको भैया टाइम नहीं मिलता है ना, बहुत सारी डोमेस्टिक ड्यूटीज होती हैं, घर के कामों में करते थे, फिर घर के काम करना आना भी चाहिए, ये सब वो सब बहुत सारी बातें थी, इस वजह से। दूसरा सोशल कंस्ट्रेंट, द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स इज नेगेटिव, है ना, कहते हैं यार लड़का बनेगा क्या भाई तू, तेरे से कोई शादी नहीं करेगा यार, ये सारी बातें होती थी, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज भी थोड़ा सा गड़बड़ी है, मतलब लोकल में तो गड़बड़ी है, इंटरनेशनल लेवल में चलो अच्छा है, ठीक हो गया है। Specialized coaching centers, training programs, equipments that are suitable for women athletes are not presented equally, ठीक है जी। देन एब्सेंस ऑफ स्किल, फिर ये भी है कि भाई अगर आप घर के काम कर रहे हो तो स्पोर्ट्स के लिए आपकी स्किल भी नहीं होगी, तो आप वहां पे जा भी नहीं पाओगे, और 1-2 बार अगर आप फेल हो गए तो फिर घर वाले वैसे ही वापस ले आते थे, या आसपास वाले इतना बोल बोल के आपको वापस ही घर में बैठा देते थे। तो देयर आर वेरी फ्यू फीमेल कोचेस अवेलेबल टू डेवलप द स्किल्स ऑफ वुमेन, सो सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट लिमिट्स द सक्सेस ऑफ मेल कोचेस विद फीमेल एथलीट्स। फिर कंसर्न ऑफ पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी तो एक प्रॉब्लम है ही, ये तो आज भी है, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे ना हो, है ना, स्पोर्ट्स वुमेन हो चाहे ना हो। वुमेन्स आर मोर अफ्रेड टू वेंचर इन अ मेल फील्ड perceive as they concern more about safety from harassment or exploitations,
है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी, इस वजह से ये नहीं थे, है ना। और फिर सम अदर रीजंस फॉर लेस पार्टिसिपेशन इज स्पोर्ट्स, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज रोल मॉडल्स, लैक ऑफ फिटनेस वेलनेस मूवमेंट ऑफ मेल मॉडल्स, लैक अवेयरनेस among वुमेन्स, है ना, अवेयरनेस नहीं थी इतनी ज्यादा, फैसिलिटी लेस नंबर ऑफ वुमेन्स कोचेस, हमारे पास बहुत कम थे, कोचेस लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टीज, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस टू फैसिलिटीज, मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से महिलाएं स्पोर्ट्स में नहीं जाती थी, है ना। पर जब वो जाने लगी तो छाने भी लगी। तो ये देखिए, अब अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है जी। जमाना आपको रोक रहा है, मत रुको यार भाई। फिजिकल एक्टिविटी, सबसे पहले फिजिकल बेनिफिट्स क्या है, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो ये सब आपको ध्यान रखना है, करना है स्पोर्ट्स, है ना। स्पोर्ट्स खेलना है, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स जरूर खेलना है। और स्पोर्ट्स में लूडो मत लेना, फिजिकल एक्टिविटी वाला लेना तो ज्यादा अच्छा है। लूडो आप खेलो घर में बैठकर, फैमिली टाइम एक अलग है, उसका एक अलग बॉन्ड है ना। लेकिन थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। तो लाइफस्टाइल डिसीज, sports participation helps women to stay active, which in turn reduce chances of lifestyle disease such as diabetes, high blood pressure, obesity etc. and enables them to live a healthy life. Very simple. सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप हेल्दी लाइफ जियोगे अगर आप हेल्दी रहोगे तो। फिर बोन डेंसिटी, ये मैंने बताया था आपको कि गर्ल्स में वैसे भी कम ही पाई जाती है ना। आपने कई एड्स भी देखे होंगे कि 30 के बाद वुमेन्स की बोन डेंसिटी और कम हो जाती है ना। और एक चीज और बताता हूं मैं भैया जी, मतलब मैं इससे त्रस्त हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये गर्ल्स को क्या नाटक है भैया जी, ये दूध पीने, नहीं मैं दूध नहीं, अरे भाई वो दूध है, छिपकली थोड़ी है कि ऐसे डर के भागे जा रहे हैं, ये नहीं दूध नहीं, ऐसे नहीं करना है भाई, समझो, है ना। जो भी लड़कियां दूध नहीं पीती हैं भाई साहब, वादा कर लो आज से दूध पीना, है ना। एंड कई अगर वेगन्स होंगे तो आई एम रियली सॉरी यार, मतलब मैं नॉर्मल वे में कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि वेगन्स दूध नहीं पीते, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। तो उनके लिए नहीं है, मैं मतलब वैसे कह रहा हूँ मैं कि भैया जी प्लीज दूध पीजिए, ये आपकी डेंसिटी के लिए सही है ना। कैल्शियम मिलता है, बहुत सारी चीजें इसके साथ हैं। तो अगर आपके यहाँ दूध अवेलेबल है तो पीजिए, वो दूध है, छिपकली नहीं कि कूद के निकल रहे हैं, वो कर रहे हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे घर में है वुमेन्स, इसलिए मुझे पता है ना। कुछ सारे नहीं, कुछ तो पीती हैं अच्छे से। देयर इज अ हायर चांस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन फीमेल देन मेल्स, स्पोर्ट्स हेल्प देम टू इंक्रीज देयर बोन डेंसिटी एंड हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स, ठीक है जी। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है जी। तो ये वाली चांसेस फीमेल में ज्यादा होती है, मेल्स की बोन्स थोड़े से हैवी होते भी है। आपने देखा होगा कि अगर दो स्किनी मेल और फीमेल रखोगे आप, तो उसमें क्या होता है कि जो मेल होती है उसके वजन थोड़ा ज्यादा होता है ड्यू टू बोन डेंसिटी, उनकी हड्डियों का वजन ज्यादा होता है ना। तो प्लीज आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलोगे, ये सब चीजें करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फायदा होगा। ये फिजिकल बेनिफिट्स है ना, ऊपर ध्यान रखना। टोन मसल्स, भाई मसल्स बनेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज एंड पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इंक्रीज द मसल्स टोन ऑफ वुमेन विच हेल्प्स देम टू स्टे स्ट्रांग रहने में मदद होती है। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ capillaries, helping them in the intake of oxygen. This enables women participation in sports for a longer period without getting fatigued, है ना। यानी कि आप थकना कम हो जाएगा। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, अगर आपने कोई काम नहीं किया होगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की होगी, तो 2 राउंड लगाओगे भाई बस यूं करने लगोगे। अगर आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं 100 मीटर रेगुलर दौड़ते हो, तो 100 मीटर तक आपकी सांस नहीं फूलेगी। हो सकता है 100 से 110 120 तक ना फूले, बट फिर उसके बाद फूलने लग जाएगी। तो ये इस पे डिपेंड करता है भाई, आपकी रेगुलरली बॉडी को आप कैसे ट्रेन करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हो ना, तो आपको फेटिग थोड़ा कम आता है, क्योंकि आपने हैबिट डाल दी, आपकी बॉडी का वो स्ट्रक्चर बन गया है ना, वो उस एटमॉस्फेयर में ढल चुका है। तो ये इसका बेनिफिट है भैया। सांस लेना ये सब हार्ट के लिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सबके लिए अच्छा है। ओबेसिटी भैया जी, ओबेसिटी इज वन लाइफस्टाइल डिसीज विच इज फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ये हर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में है, पिज्जा बर्गर खा खा के हर जगह ही आ गया है। India's population is also suffering from this disease. Women has more chances of being obese than men. Regular participation in sports helps them to stay in shape and stay fit, है ना। तो आप रेगुलर अगर स्पोर्ट्स खेलोगे तो आपके लिए सही रहेगा। अब आते हैं आपके पास, प्लीज ध्यान से देखिएगा, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, है ना। ये दूसरे हैं, है ना। हमने अभी फिजिकल बेनिफिट्स पढ़े, अब साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स आपके लिए क्या है वो देखिए। सबसे पहली बात स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना। आप स्ट्रेस मैनेज करना सीखते हो। एनी फिजिकल एक्टिविटी रिलीजेस अ लॉट ऑफ हार्मोन्स इन आवर बॉडी व्हिच हेल्प अस टू स्टे हैप्पी एंड रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। स्पोर्ट्स पर्सन, मैन एंड वुमेन हु पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स कैन मैनेज देयर स्ट्रेस बेटर देन हु डोंट पार्टिसिपेट, है ना। ये मैंने शायद आपको पिछली क्लास में बताया था कि जरूरी ये नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी करने वाला इंसान रोएगा नहीं, दुखी नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होंगे, डिप्रेशन में जाएगा, लेकिन नॉर्मल इंसान से ज्यादा चांसेस हैं कि वो कम जाएगा, है ना, वो इतनी जल्दी नहीं चला जाएगा, है ना। ये पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। फिर कंट्रोल इमोशंस, आप ये भी सीखते हैं। वुमेन्स लाइक देयर मेल काउंटरपार्ट हु पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इक्विप्ड टू मैनेज देयर इमोशनल एज दे फेस डिफिकल्टी सिचुएशंस इन द गेम, विच टेक देम
ऑन देम टू रेगुलर पार्टिसिपेशंस मेक्स देम इमोशनली स्ट्रॉन्गर। तो फिर इससे क्या होता है, उनका इमोशनली वो स्ट्रॉन्गर होता है। और ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप जब भी स्पोर्ट्स खेलोगे, कितने ही तुर्रम खान क्यों ना हो, आप हारोगे। ऑस्ट्रेलिया कितनी अच्छी टीम है, चाहे मैन की हो चाहे वुमेन की हो, हारती है। किसी जमाने में भैया जी ब्राजील की फुटबॉल टीम की तूती बोलती थी, अब नहीं बोलती। अभी भैया कई सालों तक भाई साहब मेसी साहब इतना मतलब वो हो गए थे भाई साहब, उनको कोई ना वर्ल्ड कप मिल रहा था ना कुछ, लगातार वो हार गए थे। क्या होता है उनके यहाँ, मेरे दिमाग से निकल गया है, जो अरे जो जैसे यूरोपियंस के लिए यूरो होता है, उनके लिए होता है, मैं भूल गया एकदम से, मेरे दिमाग से एकदम से ही निकल गया, तो वो निकल ही गया। वर्ल्ड कप बेसिकली यार समझ लो, वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे थे, ये वो था, उन्होंने एक बार रिटायरमेंट भी सोच लिया था, कर भी लिया था, क्योंकि 2 बार वो चिली से हार गए थे, मैं उस ट्रॉफी का नाम भूल रहा हूँ, है ना। बट फिर देखो वो जीत गए। तो भैया जब आप बहुत बार हारते हो, कितने ही बड़े तुरम खान क्यों ना, भाई दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर है वो, गोट है वो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, कोई रोक नहीं सकता, चाहे पासिंग हो, चाहे गोल स्कोरिंग हो, है ना, चाहे ड्रिबलिंग स्किल हो, चाहे भाई साहब कहां से कहां पास चलाता है यार, वो मजा ही अलग है उसका, वो गोट है। रोनाल्डो उसका कुछ भी नहीं है भाई कंपैरिजन में, वैसे रोनाल्डो फैंस हेलो ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है भैया जी, कि वो इतनी बार हार जाते हैं कि उनको भी वो हैबिट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वो भी टूटते हैं, वो कैमरे में आके रोते भी है, लेकिन उनके जो इमोशंस है ना, वो ज्यादातर कंट्रोल में होते हैं देन नॉर्मल पर्सन। ऑफ कोर्स कभी कभी तो बाहर आएंगे भाई, इंसान है, और इमोशंस बाहर आने भी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रोना है तो फूट फूट के रोएंगे अपन। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ये मिलता है कि आप थोड़ा कम स्ट्रेस लोगे, आपके इमोशंस थोड़ा ज्यादा कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है जी, ये पॉइंट है यहां पर, है ना। ओके जी। फिर कॉन्फिडेंस, ये तो हमेशा ही बढ़ता है भैया जी, आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, उसको पता होता है भाई तुम तुर्रम खान होगे, मैदान में आओगे तो हम हरा देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होता है। या जैसे मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप बहुत अच्छे बोलने वाले भी हो ना, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि फिर जो नहीं बोलने वाले होते हैं वो उनमें कम कॉन्फिडेंस होता है, वो अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया, बट मैंने ये नोटिस किया है जो सामने से जो बोल बच्चन की दुकान होते हैं उनका कॉन्फिडेंस देखो एकदम अलग होता है उनको भाई कोई हरा ही नहीं सकता। बोल बच्चन की दुकान का तो कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर का ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो कुछ का कुछ बोल देते हैं और उस पर यकीन भी करते हैं और उस पर मना भी लेते हैं सामने वाले को, है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि एक अंदर से जब आप को पता होता है कि सामने कुछ नहीं है भाई, सब हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग से झलक कर आता है। हालांकि वैसा नहीं बनना है भाई, उनको लगता है कि किसी को क्या ही पता चलेगा तो वैसा नहीं बनना है, लेकिन स्पोर्ट्स में ये एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है। एवरी स्मॉल विन इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस विद द विनर, दस व्हेन अ वुमन पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स एंड विंस, इट गिव्स नॉट जस्ट हर बट अदर वुमेन्स स्पोर्ट्स पर्सन अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड रियली बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, है ना। और अब जब जब जीतोगे आपको एक खुशी मिलती है, तो भैया हारेंगे तो गम भी मिलेगा, हाँ जी, लेकिन उस गम को सहने की ताकत, कंट्रोल इमोशन, है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी इसमें आपको मिलेगा, तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक है। फिर सेल्फ एस्टीम, आपको अपने ऊपर एक बिलीव होता है, अपने खुशी होती है। स्पोर्ट्स हेल्प्स वुमेन टू रियलाइज देयर सेल्फ वर्थ एंड व्हेन दे अचीव और इवन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स दे गेट अ बूस्ट इन देयर सेल्फ इमेज, सो दैट हेल्प्स देम टू रियलाइज देयर ओन वर्थ। एक बहुत प्यारी लाइन कही है निक्कू भैया ने कि भाई खुद की नजर में गिर जाना से बड़ा गम कुछ नहीं होता। तो जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो ना और आप जीतते हो, तो आप खुद की नजर में उठते हो, खुद की नजर में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, खुद पर भरोसा आता है, खुद पर नाज होता है, यार ऐसे पीठ थपथपाने का मन करता है। उससे ज्यादा बड़ी ताकत आपको दुनिया में कोई चीज नहीं दे सकती, कोई भी चीज नहीं दे सकती, खुद पर नाज होना। और वो तभी होगा जब आप कुछ अच्छा करते हो। तो जब स्पोर्ट्स में आप जीतते हो ना, तो उस पर नाज आता है भाई, फक्र होता है। और इससे बड़ी जीत कुछ नहीं होती, इससे बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा इमोशन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी। चलिए, अगर किसी और ने भी कहा होगा तो उसका भी नाम ले सकते हो, बट ये मेरी लाइन थी। चलिए जी, अब साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है लीडरशिप। ऑफ कोर्स जब आप स्पोर्ट्स में आते हो, देखो हर कोई लीडर नहीं होता, कैप्टन कोई एक ही हो सकता है ना। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत सारे प्लेयर्स खेले हैं, लेकिन कैप्टन तो कोई एक ही होगा एक टाइम पे। लेकिन यहाँ लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है। One of the best quality about sports is that it includes the bring out the leadership skills qualities of an individual. Those women or men who participates in sports better are able to lead people even outside of the sports as well. क्योंकि वो वहां पे बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे मैं बॉलर हूं, तो मुझे पता है कि भाई मुझे कौन सी बॉल डालनी है, बैट्समैन कौन सा आ रहा है, मुझे फिल्टर कहां लगाना है, तो मेरे अंदर ये चीजें आ रही हैं, सराउंडिंग्स को अरेंज करना मेरे अंदर आ रहा है। मैं कीपर हूं तो मुझे पता है भाई कैसे बोलना है, क्या बोलना है, मुझे सब कुछ दिख रहा होता है। मैं बैट्समैन हूं तो मुझे पता है प्लेयर कहां है, कहां जा रहा है, मुझे कहां शॉट खेलना है।
मैं फुटबॉलर हूं तो मुझे पता है कि भाई मेरे सामने लंबा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, लंबा व्यक्ति है तो उसकी टांगों के बीच में गैप है, छोटा व्यक्ति है तो मैं उसे दूर ले जा सकता हूं, वो जल्दी पहुंच नहीं पाएगा। ये सारी कैलकुलेशंस आपके माइंड में चलती हैं, है ना। आप रैकेट में खेल रहे हो तो आपको पता है कि कितनी फोर्स से फेंकना है, वो कहां पर है, आप यूं मार रहे हो लेकिन आपको ध्यान है कि वो कहां पर है, यानी आप चीजों को अरेंज कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है जी। चलिए जी, अब है सोशल बेनिफिट्स। ऑफ कोर्स पहले लोगों ने बहुत ताना मारा है ना, लेकिन भैया जी जब आप पैसा कमाओगे ना और जीत जाओगे ना तो यही लोग कहेंगे अरे वेरी गुड, हमें तो बचपन से पता था है, अरे ये बिटिया हमारी गोदी में खेली है भैया, कहाँ बताएं आपको यार, मतलब बचपन से होनहार तो थी भाई, बचपन से थी, हमने खूब खूब प्रमोट किया इसको। हाँ हाँ, भले पीछे चुगली करते होंगे। तो सोशल बेनिफिट बहुत सारे हैं, कौन कौन से। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन। एक तो यह है कि आप लोगों के साथ घुलते मिलते हो तो उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन बनता है। स्पोर्ट्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एंड इंप्रूविंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम प्लेयर्स एंड वुमेन हु पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स लर्न द स्किल्स ऑफ वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद अदर्स। फिर कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ती है। कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स एज प्लेयर्स मस्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हाइल प्लेइंग। इट हेल्प्स वुमेन पार्टिसिपेशन टू बी मोर वोकल एंड एक्सप्रेसिव, है ना। तो ये सारी चीजें तो बढ़ती ही बढ़ती हैं। ये आप खुद भी अगर इमेजिन करोगे तो आप इसके आंसर्स लिख सकते हो ना, इसमें कोई अलग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इंग्लिश नहीं लिखी गई है, आप ये आंसर्स आराम से लिख सकते हो। इंटर रिलेशनशिप यानी आपस में भी रिलेशनशिप अच्छा होता है। स्पोर्ट्स इज नॉट प्लेड इन आइसोलेशन, इट इज अ टीम एफर्ट, वेदर इट इज इनसाइड द टीम और सपोर्टिंग स्टाफ, प्लेयर्स मस्ट मेंटेन देयर रिलेशनशिप विद एवरीवन इन द टीम। वुमेन पार्टिसिपेशंस कैन लर्न टू मेंटेन देयर रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट ईच अदर्स वेदर इज ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, है ना। तो ये भी आपका बढ़ता है भैया जी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर आप सब लोग साथ में रहोगे तो इंटर रिलेशनशिप बढ़ते ही है। कॉपरेशन आपका बढ़ता ही है। वुमेन लर्न टू कॉपरेट with each other when they playing on the field. This becomes a part of their life as they learn to work and cooperate with others. ठीक है जी, और इससे पीस भी मिलता है। इसमें और पॉइंट्स आप अपने भी लिख सकते हो, है ना, कि भैया जी सोशल बेनिफिट्स ये होता है कि आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। यहां नहीं लिखा आप लिख देना, ठीक है जी। बट हाँ प्लीज याद रखिएगा, पहले एनसीईआरटी की हेडिंग जरूर लिखिएगा। जब एनसीईआरटी की हेडिंग याद ना आए तो फिर अपना लगाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की हेडिंग में क्या है, एग्जामिनर सीधा सीधा मार्क्स देता है और वी आर फाइटिंग फॉर 100 आउट ऑफ 100 है। फिर आए 90, 80, 70, सबको आई लव यू, आई लव एवरीवन, बट कोशिश तो करें भाई 100 में से 100 की। रिजल्ट जैसा आएगा सो आएगा। जंग तो की तैयारी तो वैसे ही करेंगे कि पूरे में से पूरे अपने आएंगे, है ना। और आप लोगों को पता ही है ना भाई, मचाना ही है इस बार। नाउ स्पेशल कंसिडरेशन मेनार्क एंड मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। और इसको सीरियसली आप पढ़ें, इसको जीवन में जरूर उतारें, जो भी हम यहां पढ़ने वाले हैं या जो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है, खासकर बॉयज। ओके, चलिए तो समझते हैं इसके बारे में ये है क्या। तो स्पेशल केयर शुड बी टेकन बाय स्पोर्ट्स वुमेन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद देयर साइकोलॉजी, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वुमेन ड्यूरिंग देयर लाइफ आर, ठीक है जी। फिजियोलॉजी है, सॉरी फिजियोलॉजी है। हाँ, नाउ स्पेशल कंसिडरेशन में सबसे पहले मेनार्क। ये होता क्या है पहले तो ये आप समझ लीजिए, है ना। गर्ल्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली कि आपके साथ ये हो चुका होगा, है ना, तो ठीक है, लेकिन मैं बॉयज के लिए भी इसमें समझाने वाला हूं। देखिएगा, द पीरियड ऑफ एडोलेंसेंस इज मार्क्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल physical and biological changes in the body which leads to attainment of sexual maturity. The time when sexual maturity is reached is called puberty, है ना। ये सब हमको पता है कि इसे पुबर्टी कहते हैं। मेनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, इसका मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। तो जब भी कोई फीमेल्स होती हैं, जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन आता है, तो प्लीज मैं आप सभी वुमेन से कहूंगा, अब तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा, लेकिन अगर आप बड़े हो गए हो तो आपके अपने जो छोटे हैं उनसे जरूर बात कीजिएगा। वो भी उसी एंग्जाइटी में होंगी जिस एंग्जाइटी में आप लोग होंगे। जब हम अपनी एज में थे हमें कुछ नहीं पता था भाई, हमारे टीचर्स ने इन चैप्टर्स को स्किप भी किया है, ना हमें ऐसा एनकरेज किया गया है। और कई लड़कों ने, तो मैंने देखा है, मतलब चलो हमें ये तो पता है कि खून निकलता है तो भाई सही नहीं होता वो, तो हमने ऐसा नहीं रिएक्ट किया। भगवान की कृपा है, शायद हमारे पास उन्होंने वो सेंसेस दिए हैं। बट मैं ये अपनी बड़ाई या उसमें नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ आपको। और ये सीरियस पॉइंट में बोल रहा हूँ मैं कि बॉयज हंसते हैं यार, मत हंसो भाई, है ना, मत हंसो, मत मजाक उड़ाओ। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, और ये एक भगवान का वरदान समझो आप इसको कि वो फीमेल्स को मिला है। इसीलिए फिर जो हमारी जो जनरेशन आगे बढ़ रही है, या हमारा जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, या अब हम जन्म ले रहे हैं ड्यू टू दिस रीजन, तो कम से कम हमें इस चीज के ऊपर हंसना तो नहीं चाहिए, है ना, हमें सपोर्टिव होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन में मेनार्क है क्या, तो यह है जब पहली बार
किसी भी फीमेल को पीरियड्स आते हैं। ऑफ कोर्स उनको पता नहीं होता कई बार, क्योंकि पुराने टाइम में तो मम्मीज लोग बात नहीं ही करती थी जब तक आ नहीं जाता था। कई बार ऐसा होता है कि किसी को भी नहीं पता भाई कब आएगा, है ना, हर किसी का अपना एज है ना, अपने हार्मोन्स हैं, अपना उसके बढ़ने के तरीका है, अपने पुबर्टी आने का टाइम है, सबका अलग अलग होता है। तो कई बार नहीं पता होता और लोग स्कूल में होते हैं। अब क्योंकि आप तो लोग 12th पास आउट कर जाओगे तो अभी तो आपके लिए नहीं है, लेकिन प्लीज़ अगर आपसे कोई छोटा है या जैसे 8th 9th 10th इसी के बीच में मोस्टली फर्स्ट टाइम पुबर्टी आती है, किसी को 7th में भी आ जाती है, अगर वो मतलब बायोलॉजिकल कोई ऐसा फिक्स्ड पीरियड नहीं है, एक टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड में कभी भी आ सकती है। तो आप जरूर उनसे कभी ना कभी बात कीजिए एज अ फीमेल। अगर आप फीमेल हैं और ये बात मेरी सुन रहे हैं तो उनसे जरूर बात कीजिएगा, उन्हें जरूर इन सब के बारे में समझाइएगा। हालांकि काफ़ी अवेयरनेस अब स्टार्ट हो गई है, पेरेंट्स भी इस पर बात करते हैं, खासकर मदर्स तो बात करती ही हैं, लेकिन आप भी अपना रोल जरूर निभाइएगा, है ना, कि पहले ही साइकिल में जो भी आपने फील किया उनको जरूर बताइएगा। क्योंकि मैंने तो फील नहीं किया इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ, आप जरूर बताइएगा। और लड़कों से अनुरोध है कि प्लीज़ ऐसा मत करना, मैंने देखा है और इसका मैं गिल्टी हूँ, मुझे बहुत गिल्ट है। जब मतलब मैंने इन चीज़ों को बड़े होकर समझा, जब मैं 2nd 3rd ईयर में था, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें समझी हैं, तो मुझे बहुत गिल्ट है कि लोग क्या करते थे कि गर्ल्स के पैड को ऊपर जो होता ना बोर्ड, उसके ऊपर टांग देते थे, फेंक देते थे, और वो काफ़ी खुश होते थे। हमें ये लगता था कि भाई ये गलत तो है, देखो बैग से निकालना कोई भी चीज़ गलत तो है, चाहे हमारे बैग से निकालो चाहे किसी के बैग से, कुछ भी निकालो, और वो करते थे और उनको बड़ा मज़ा आता था। तो प्लीज़ प्लीज़ बॉयज़ कभी ऐसा मत करना। मेरी प्रॉब्लम यह है कि हमें पता है गलत है, लेकिन फिर भी हमने कभी उसको अपोज नहीं किया, इस चीज़ का गिल्ट है। हमने कभी टीचर को नहीं बताया कि इसने किया ये काम, क्योंकि उस टाइम होता है ना कि यार बता देंगे तो दोस्त, हमें दोस्ती टूट जाएगी, हमें डांटेंगे, हमें बोलेंगे। लेकिन यार इन चीज़ों पे ना रुकना नहीं चाहिए, इन चीज़ों पे तो ब्लंटली बोलना चाहिए, 2 थप्पड़ और लगा देने चाहिए। तो प्लीज़ गर्ल्स से अनुरोध है कि आपके जो भी जूनियर्स हैं, प्लीज़ उनके साथ आप कंफर्टेबल रहिएगा, उनके साथ फ्रेंडली रहिएगा, इन बातों पे उनसे बात कीजिएगा, नहीं शर्माना है भाई, है ना, क्योंकि आप नहीं पता कि कई गर्ल्स को कितना ट्रॉमा फील हो जाता है ना, बहुत टाइम लग जाता है उनको उस चीज़ से उबरने पर, उनको समझ में ही नहीं आता है। तो प्लीज़ आप सीनियर हो, आपका ये कर्तव्य है कि आप उनकी मदद जरूर करें। एंड बॉयज़ प्लीज़ बिहेव, है ना, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। मेनार्क क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, इज यूजुअली कंसीडर द पॉइंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ गर्ल्स। इट इज द प्रोसेस इन विच फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम मैच्योर्स एंड बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी, है ना, यही पॉइंट है यार, क्योंकि ये तो चीज सबसे जरूरी चीज है, वरना ह्यूमन बढ़ेगा ही नहीं, और जो पैदा नहीं कर रहा है भाई वो लुप्त हो जा रहा है। आज देखो ना कितने सारे जानवर हमारे यहाँ से लुप्त हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं चल रहे हैं। तो अगर ये नहीं होगा तो हम भी लुप्त हो जाएंगे। हमें लग रहा है कि भाई हम टेस्ट ट्यूब बेबी ये और वो सब कर लेंगे, लेकिन उन सब में कुछ कुछ चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स साइंस ने अब कभी किसी ने ग्रो कर लिया कि स्किन से ही बच्चे पैदा होने लगे तो एक अलग चीज़ है, वरना अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हीं प्रोसेस के थ्रू चलती हैं, है ना। तो इसलिए हमें इसको मतलब कम से कम हंसना वसना नहीं चाहिए, किसी को ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि वो लोग सदमे में रहते हैं यार, बहुत बाद में हमें ये बातें समझ में आई हैं, है ना। तो आप लोगों को मुझे मौका मिला है तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, प्लीज़ इस बातों को ध्यान रखेंगे। Now, menarche is the first period or first menstruation bleeding that a young girl has. Menarche usually occurs approximately at the age of 12. However, it can happen as early as during 8 or 9 years or as late as 16 years of age. तो इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, इसीलिए मैं मतलब 7th में अगर कोई फीमेल है ना, और आप लोग फीमेल हैं, प्लीज आप लोग जरूर उनसे बात कीजिएगा। हो सकता है वो थोड़े से शर्माएं, थोड़े से अरे गंदी है क्या ये, कैसी बात कर रहे हैं, बट आपको उनको कंफर्टेबल फील जरूर कराना है ना। और बॉयज प्लीज ट्राई टू बिहेव। नाउ menstruation also termed as a period of bleeding, it is the process in a woman of discharging through vagina blood other materials from the lining of the uterus at about a monthly interval from puberty until the menopause except during pregnancy, है ना। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान ये रुक जाता है, मतलब अब तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं बता ही सकता हूं आपको कि प्रेगनेंसी के दौरान रुक जाता है, बट जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसके बाद फिर वापस स्टार्ट होता है। This discharge process lasts about 3 to 5 days. Women usually have periods until the age of 45 to 55 and have menopause usually around the age of 50. Menopause means the woman is no longer for ovulating and can no longer get pregnant. यानी कि अगर आपके periods बंद हो जाते हैं तो फिर आप मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि पता नहीं वक्त कैसा है, क्या है, सही है कि नहीं है, बट मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कई गर्ल्स ऐसी होती है जो कहती है हमें ही क्यों ये मिला है। ऑफ कोर्स देखो, मैंने वो पेन नहीं फील किया है, मैं नहीं जानता कि उसमें कैसे क्या होता है, ना मुझे आइडिया है ना मुझे समझ है, बट मुझे ये लगता है कि प्रकृति ने जो बनाया है वो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ही चीज़ें बनाई हैं, और उन्होंने आप पर भरोसा किया है, उन्होंने फीमेल्स पर यह भरोसा किया है कि वो ये दायित्व निभा सकती हैं। लड़के तो निठल्ले ये सब वो सब होते हैं, तो इसलिए वो नहीं कर सकते।
ये प्रकृति का मानना है ना। तो उन्होंने आप पे भरोसा किया है, तो प्लीज फील प्राउड ऑफ इट, है ना, और बी हैप्पी अबाउट इट। ऑफ कोर्स जब पेन होता होगा तो इरिटेशन आती होगी, मूड स्विंग्स होते होंगे, है ना, बट डीप डाउन द अंदर, मतलब डीप डाउन अंडर, आपके अंदर ये होना चाहिए कि यार मतलब फील प्राउड फॉर इट, है ना, बस इतना ही है। बाकी मैं नहीं जाता तो ज्यादा बोल भी नहीं सकते। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैनाक की बात हुई हमने, है ना, हमने समझा कि मैनाक क्या होता है ना। अब हम क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स समझ रहे हैं, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स में जो खेलने जाएगी उनके साथ ये सब कुछ होगा, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है जी। अब आती है बारी मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की। ये क्या होता है भैया जी? तो इट इज ऑर्डर और इरेगुलरिटीज इन वुमेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यानी कि भैया जी देखो, नॉर्मली क्या होता है कि 1 मंथ में 28-27 दिन के आसपास ये हो जाता है, कभी कभी 25 दिन के आसपास आपके पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये माना जाता है कि 1 महीने से पहले, यानी 28, 25, 23, 24 ऐसे कभी कभी ऊपर नीचे डेज होते हैं, ये चल जाता है। कभी कभी 2-3 दिन ऊपर भी हो सकते हैं, कभी कभी 2-3 दिन नीचे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, और बहुत ज्यादा जल्दी या बहुत बाद में हो, तो फिर ये हमारे मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन में आता है। ठीक है जी। इट कैन बी डिफाइंड एज एबनॉर्मल ब्लीडिंग, इसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग कह सकते हो आप, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल वेरीज फ्रॉम 21 to 35 डेज, है ना, ये होता है। इट फ्लोज लास्ट अप्रोक्सीमेटली 2 to 7 डेज ये चलता है। Menstruation irregularity seems to be higher in women athletes in comparison to non-athletic women। अब यही प्रॉब्लम है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि भैया जी अगर आप एथलेटिक वुमेन हो तो हो सकता है आपके में ये ज्यादा गैप्स दिखाई दें, यानी इनके चांसेस आपको ज्यादा है। तो भैया जी हमें स्पोर्ट्स खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? अरे भाई बिल्कुल खेलना चाहिए, है ना। इसके क्या प्रिकॉशंस है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, पर खेलना तो जरूर चाहिए। ठीक है जी। नाउ इसीलिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये पॉइंट है। नाउ टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स क्या है? सबसे पहला प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अच्छा, इनको ना आपको याद रखना है, इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको याद रखना है। मुझे लगता है कि यहां से चांसेस है बनने का, क्योंकि बुक में ये आ गए हैं और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हैं, और जो अपने क्या बोलते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटी है वहां से भी क्वेश्चंस है ना, तो याद रखने आप लोगों को। प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम इंक्लूड्स unpleasant or uncomfortable symptoms during the cycle. This may include depression, anxiety, irritation, headache, fainting, vertigo, infection, etc. and may last from few hours to few days. और ये काफी टाइम तक रहता है, इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, अब तो काफी अपने मूवीज भी देखते ही होंगे आप लोग, या इधर उधर से काफी इंफॉर्मेशन आपको मिली गई होगी कि गर्ल्स के मूड स्विंग्स होते हैं उस टाइम पे। उसकी अपनी रीजनिंग है ना, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता है। सच सिम्टम्स मे बी रिड्यूस्ड थ्रू मॉडरेट एक्सरसाइज, टेकिंग अ बैलेंस डाइट, हैविंग अ गुड स्लीप एंड रेस्ट। तो अगर आप ये सब करते हो तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऑफ कोर्स खत्म नहीं किया जा सकता, कंट्रोल किया जा सकता। एमेनोरा, जिसके ऊपर अपन पढ़ेंगे भी, इज नोन एज मिस्ड पीरियड्स और एब्सेंस ऑफ अ नॉर्मल मंथली पीरियड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एमेनोरा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इस पर अपन अंदर भी पढ़ेंगे। प्राइमरी एमेनोरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज नॉट बिगन एट पुबर्टी। प्राइमरी का मतलब है कि भाई पुबर्टी शुरू ही नहीं हुई है, काफी ईयर्स हो गए हैं, है ना, तो ये है भैया जी। और सेकेंडरी है कि भैया जी हो तो गई है, लेकिन अब 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और 3 months और मोर हो चुके हैं, लेकिन इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एमेनोरा। इट हैपेंस व्हेन मेंस्ट्रुएशन इज मिस्ड फॉर मोर देन 3 months, है ना। तो पहला ये कि हुई ही नहीं स्टार्ट, पुबर्टी ही नहीं आई अभी तक, है ना। पहले पीरियड्स आने को अपन एक तरीके से पुबर्टी कहते हैं। अगर अपने पुरानी फिल्में देखो उसमें था कि जब गर्ल्स को पहली बार आता था तो हाँ भैया बच्ची अब जवान हो गई, शादी के लायक हो गई है ना, ऐसा पुरानी फिल्मों में चलता था। और अगर 3 महीने से ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है ना, नॉर्मली क्या होता है कि 35 डेज से 21 डेज के बीच में, यानी 28 से 24 ऐसे चलता है, 24, 31 ऐसे नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर 21 to 35 कह रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन 3 months तो इससे 3 गुना हो गया ना एक तरीके से, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा सीरियस इशू होता है। ठीक है जी। तो प्राइमरी सेकेंडरी समझ के याद रहेगा। अब उसके बाद थर्ड, डाइसोमेनोरा, व्हेन मेंस्ट्रुएशन हैपेंस विद सर्व पेन और फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स। इसमें मतलब क्रैम्प्स भी आते हैं, आपको पता ही होगा, है ना, जो गर्ल्स हैं उनको पता होगा, बॉयज के लिए मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो डाइसमेनोरा, तो इसको आप डाइसमेनोरा कहते हो। ठीक है जी। जहां पर आपको पीरियड्स तो आ रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं। Symptoms associated with dysmenorrhea may be cramping in lower abdomen or low back pain, pain in legs, nausea, fatigue and weakness आपको हो सकती है ना, fatigue। अच्छा, कुछ वर्ड्स मुझे एग्जैक्टली वो, क्योंकि मेरी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी वो है, तो याद रखना, फटीग बोल दिया मैंने, फैटीग बोलते हैं इसको, है ना। मैनोरगिया is characterized by heavy and long term
और कंटिन्यूएशन मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग्स, यानी कि भैया लंबे समय तक अगर आपकी ब्लीडिंग चलती है ना, और हैवी चलती है तो आप उसे मेनोरेगिया बोलोगे। फिर पॉलीमेनोरिया इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब मेंस्ट्रुएशन साइकिल दैट इज शॉर्टर देन 21 डेज। अगर 21 डेज से कम है तो उसे पहली मेनोरिया बोलेंगे। प्लीज इन सबको याद रखना है ना, क्योंकि ये अलग अलग है और ये आए हुए हैं, इससे सवाल बन सकते हैं। फिर ओलिगोमेनोरा इज इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशंस, ये इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन यानी कभी आते हैं कभी रुक जाते हैं, फिर कभी ये हो जाता है कभी होता है। मोर स्ट्रिक्टली इट इज मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स ऑकरिंग इंटरवल ऑफ ग्रेटर देन 35 डेज, है ना। तो जब 35 डेज से ज्यादा हो जाए तो ओलिगोमेनोरा, अगर 21 डेज से कम हो जाए तो पॉलीमेनोरा, और अगर मान लीजिए बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी तो मेनोरेगिया, ठीक है जी। और डिस्मेनोरेगिया यानी कि मैं क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन के समय क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आएंगे, पेन बहुत ज्यादा होगा, लेग्स में फैटिग फील होगा, वीकनेस फील होगा। तो ये सारे रीजंस है जो कि मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर के अंदर आ जाते हैं। फिर दो और हैं शायद, है ना, 6 हैं, दो और हैं। मेटरोगिया, इसमें क्या है, रेफर टू मिस्ड, डिलेड और इरेटिक पीरियड्स और एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न्स, यानी कि इसमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न्स है, कई बार मिस हो जाता है, कई बार डिले हो जाता है ना, रेगुलरली ये सब हो रहा है तो फिर ये आता है। फिर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ये क्या होता है भैया, इट ऑकर्स आफ्टर 1 ईयर ऑफ मेनोपॉज और आफ्टर अ वुमन हैज स्टॉप्ड हैविंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स ड्यू टू मेनोपॉज, यानी कि वो एक समय के बाद, एक साल में ऐसे होता है कि कई बार मेनोपॉज मतलब वो रुक जाता है, ब्लीडिंग आना रुक जाता है, तो फिर अपन उसको ये बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये आपके मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। अब फीमेल एथलीट जो होती है ना, उनके अंदर ट्रायड पाया जाता है, ठीक है। पहले तो आपको ये समझाया गया कि मेनार्क क्या होता है, फिर मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन क्या होता है ये बताया गया है, फिर उसके अंदर क्या क्या टाइप्स आते हैं ये बताया गया है। अब जो फीमेल्स होती है ना, जब वो स्पोर्ट्स खेलती हैं तो उनके अंदर कुछ चीजें डेवलप हो जाती हैं ड्यू टू स्पोर्ट्स, ठीक है जी। अब देखो, नॉर्मल सी बात ये है कि पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स लाइक डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, कॉम्पिटिशन, टीम वर्क एटसेट्रा। रेगुलर पार्टिसिपेशन इन सच एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद अ लॉन्गर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये तो हमें पता है भैया जी कि इसमें टीम वर्क आता है, कंपटीशन आता है, कोऑर्डिनेशन आता है, कॉपरेशन आता है, ये सब आता है। इससे हमारी हेल्थ भी काफी अच्छी होती है, हमें फिजिकल बेनिफिट्स भी, हमें साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी, हमें सोशल बेनिफिट्स भी, है ना। ये सारी चीजें तो हैं भैया जी, है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, रिड्यूस रिस्क ऑफ वेराइटी ऑफ डिसीजेस हमारे कम, है ना, ओबेसिटी का चांस खत्म हो जाता है, क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो प्रेशर, ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, हार्ट डिसीज में रिस्क मतलब कम हो जाता है, बेसिकली सब में, खत्म तो नहीं करना चाहिए, सब में कम हो जाता है। हाउएवर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज नॉट विदाउट सर्टेन हेल्थ रिस्क, बट क्योंकि आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, कुछ हेल्थ रिस्क भी हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स लाइक जूडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, टाइकोवांडो एटसेट्रा एक्सर्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर, इसमें आपके अंदर से बहुत सारे प्रेशर आते हैं, बहुत सारे आपको बॉडी का प्रेशर लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो ये आपके क्या करता है, टू मेंटेन देयर शेप एंड वेट एंड टू विन अ गेम बेसिकली, है ना। इन सब में तो बहुत मेहनत लगती है। तो सच प्रेशर पुट द एथलीट्स हेल्थ एट अ रिस्क एंड लीड्स टू फीमेल एथलीट ट्रायड। अब ट्रायड का मतलब क्या है, इसमें 3 प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको ट्रायड बोलते हैं ना, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरा एंड ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है जी। तो ये वो 3 है, ये रहा ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरा एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये 3 हमारे लिए प्रॉब्लम थे, इसी को हम बोलते हैं ट्रायड, TRIAD, ठीक है जी, ओके जी। और क्योंकि ये फीमेल है तो इसलिए बोलते हैं फीमेल एथलेटिक ट्रायड, है ना। जो फीमेल एथलीट है उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है जी। अब देखो, पहले क्या होता था, इसके नाम यही रखे गए थे, अब इसका नाम थोड़ा सा बदला गया है। अगर आप यहां नोटिस करोगे तो द टॉप ग्रीन ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स अ हेल्दी एथलीट हु हैज गुड बैलेंस बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड एक्सपेंडिचर्स, है ना। तो ये सारी चीजों पे उसका सही चल रहा है। तो ये देखो, ये रहा ऑप्टिमम एनर्जी अवेलेबिलिटी, ऑप्टिमम बोन हेल्थ। तो ये वाला हिस्सा जो है ये बहुत ही अच्छा वक्त है ना, ये बहुत सही है। जो भी आपके एथलीट्स हैं उसने प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन कर रखा है ना। आप लोगों को शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज ये एनसीईआरटी के आप पेज में देख सकते हो। इसमें क्या है कि मैं वो पूरा स्क्रीनशॉट ही लेकर आया हूं और वैसे तो मुझे तो दिख रहा है, बट ये ब्लू कलर वाले शायद थोड़ा सा कम दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो मैं आपको बोल देता हूं। ये ऑप्टिमल एनर्जी अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है और ये ऑप्टिमल बोन हेल्थ लिखा हुआ है। तो ये ग्रीन वाला एरिया तो बड़ा सही एरिया है, ठीक है जी। नाउ बिकॉज ऑफ दिस दे हैव अ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड अ बोन मिनरल डेंसिटी, है ना। बोन मिनरल डेंसिटी भी इनकी अच्छी रहती है, दैट इज अबव एवरेज फॉर एथलीट्स एज। नाउ द बॉटम लेफ्ट, अगर आप बॉटम लेफ्ट में देखोगे रेड ट्राइंगल, यानी जो आपको क्लियरली दिख भी रहा है, जो भी मुझे आज दिख रहा है, लो एनर्जी अवेलेबिलिटी विद और विदाउट एन ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर खराब होगा या नहीं होगा उसकी वजह से भी लो एनर्जी है आपकी। फिर फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरा और
ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये यहां पर हमारी ये तीनों को ही हमें डिस्कस करना है, ठीक है जी, इन तीनों को ही हमें डिस्कस करना है, ठीक है जी, ओके जी। नाउ तो बॉटम लेफ्ट रेड ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स एन एथलीट हु डज नॉट हैव एन appropriate balance between energy intake and expenditures, which may be the result of restrictive dieting or clinical eating disorders। तो भैया जी ये जो रेड वाला एरिया है, अगर कोई एथलीट सही से खाना पीना नहीं खाती और मेंटेन नहीं रखते खुद को, तो उनको ये वाली इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए क्या हुआ कि वक्त के साथ फिर ये ट्रायड का जो नाम है वो बदल गया। तो अब जो एनसीईआरटी में आपको नाम मिलेंगे वो आपको ये मिलेंगे, ठीक है जी, ये मिलेंगे, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। तो लो एनर्जी अवेलेबिलिटी विद और विदाउट डिसऑर्डर ईटिंग, फिर डिसफंक्शन ऑफ मेंसुरेशन और बोन मिनरल डेंसिटी, ये सब एक दूसरे से क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, ठीक है जी। तो ये है लो एनर्जी अवेलेबिलिटी विदाउट ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि या तो शायद आप सही से खाना नहीं खा रहे हो या सही से खा रहे हो तो भी आपकी लो एनर्जी है। तो द टर्म डिस्क्राइब टू फीमेल एथलीट ट्रायड में 3 चीजें थी, है ना। अब उनको हैव नाउ बीन रिवाइज्ड एंड द न्यू टर्म्स टू इंडिकेट प्रॉब्लम्स आर, तो अब ये इस तरीके से इसके नाम दिए गए हैं। तो इसको डिसफंक्शन ऑफ मेंसुरेशन एंड लो बोन डेंसिटी बोला गया है, ठीक है जी। तो इनके पहले नाम क्या थे, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरा एंड ईटिंग डिसऑर्डर। अब इन्हीं के ये नाम है। तो आप जो एनसीईआरटी अब देखोगे उसमें इस हेडिंग के साथ इसको बताया गया है। बट क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी हो या पुराने नोट्स हो, या अगर हम प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर देख रहे होंगे तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैंने दोनों नाम रखे हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो सिम्टम्स ऑफ ट्रायड है क्या। तो इसमें होता क्या है कि आपको पहले तो फैटिग फील होता है, फ्रीक्वेंट इंजरीज हो जाती है, लॉस ऑफ एंड्योरेंस एंड पावर आपके अंदर आ जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हीलिंग टाइम फॉर इंजरीज, एनहांस चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, सीजन ऑफ मेंसुरेशन, लो सेल्फ एस्टीम, है ना। तो ये सारी आपके अंदर आ जाता है। तो इसको आप बोलते हैं सिम्टम्स ऑफ ट्रायड, यानी अगर ये सारे सिम्टम्स आ गए यानी कि ट्रायड का प्रॉब्लम आने लगा। ट्रायड मतलब 3 प्रॉब्लम्स, है ना, ये तीनों प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरा एंड ईटिंग डिसऑर्डर, ये तीनों प्रॉब्लम्स आपके अंदर आ रही हैं। ओके जी, अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो ट्रायड लो एनर्जी अवेलेबिलिटी विद और विदाउट ईटिंग डिसऑर्डर, तो इसको आप पहले क्या बोलते थे, ईटिंग डिसऑर्डर बोलते थे। अब इसका पूरा नाम लिखा है लो एनर्जी अवेलेबिलिटी विद और विदाउट डिसऑर्डर ईटिंग, है ना, ठीक है जी, ओके जी। अब ये क्या है भैया जी, इसके अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं, तो पहले समझ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स विद फीमेल एथलीट्स ट्राई टू लूज देयर बॉडी वेट। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स अपनी वेट को लूज करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि जितना वेट लूज रहेगा उतना वो फील फ्री करेंगे, उतना वो लाइट वेट फील करेंगे, उतना उनके लिए अच्छा होगा, उतनी रनिंग उनकी अच्छी होगी, है ना, उतना फास्ट होंगे वो सब। तो वेट as way to improve their performance, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए in the field of games and sports, in order to lose weight they may practice unhealthy weight control methods। तो जरूरी है नहीं कि वो अनहेल्दी खा रहे हैं, वो अनहेल्दी मतलब जो वेट लूज करने का तरीका वो उनका अनहेल्दी है। जैसे एक कीटो डाइट करके था, अब पता नहीं उसका कितना इंप्लीकेशन है क्या है, लेकिन हमने मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी ईयर, शायद 4-5 महीने 8 महीने पहले मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कीटो डाइट की और उसमें कई लोगों की डेथ हो गई। अब सोचिए, डेथ तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। अब वो डाइट का वो बहुत एक्सट्रीम है, वो तो इतना एक्सट्रीम भी नहीं जाना भैया जी कि ये प्रॉब्लम आ जाए। तो ये यहाँ पर उनकी बात हो रही है ना। इंक्लूड रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, कंजम्पशन ऑफ एपेटाइट सप्रेसेंट्स एंड डाइट पिल्स एंड यूज लैक्सलेटिव्स फेटल, है ना, यानी कि ये कुछ ऐसी दवाइयां खाने लग जाते हैं या कुछ अलग तरीके से खुद से खाते हैं फिर उल्टी करने लग जाते हैं, जिससे कि इनको लगता है कि हमारा वेट कम हो जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम चालू होती है, जिसमें एनोरेक्सिया और बुलिमिया है, ठीक है जी, बुलिमिया एंड एनोरेक्सिया। चलिए तो अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्या नाम है भाई इन लोगों के। नाउ इन दिस ईटिंग डिसऑर्डर द फीमेल एथलीट्स थिंक ओनली अबाउट फूड। तो यहां पर वो क्या हो रहा है, वो सिर्फ खाने के बारे में सोच रही है, डाइटिंग एंड बॉडी वेट ऑल द टाइम, वो पूरे टाइम यही कर रही है भैया जी, है ना। उसके दिमाग में ही चल रहा है भाई खाना कम खाना है, डाइट करनी है, ये करना है, बस वही सोचे जा रही है ना, वेट कम करना है। दे हैव डिसऑर्डेड बॉडी स्ट्रक्चर, और इससे उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिसऑर्ड हो जाता है। अदर इंडिविजुअल्स यूजुअली फील them that they are becoming thin but they do not believe this in front of the mirror, they see themselves as obsessed। जैसे कि इसमें मैं आपको शायद लाइव क्लास में बताया था, मेरे पापा जी हैं वो आर्मी से हैं, है ना, तो आर्मी से हैं। अब आर्मी में जब वो थे तो रनिंग वनिंग होती थी मॉर्निंग में, है ना, पीटी परेड ये सब उनका होता था, है ना। तो अब ये सब होता था तो भाई स्लिम ही थे। अब वो घर पे आ चुके हैं, काफी टाइम हो चुका उनको, शायद ऑलमोस्ट कितने 5-6 ईयर से ऊपर हो चुका है रिटायरमेंट लिए हुए, है ना। अब क्या होता है, जैसे मैं पेट समझाता हूँ ना, ये
जैसे ये थोड़ा सा हवा निकाल, अब ये उनका पेट इतना नहीं है, थोड़ा सा होता है, तो अब वो पूरे टाइम में इसको ऐसे ऐसे करते हैं, आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है ना, हाँ ये दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है। और मतलब मेरा नाम, घर का नाम बंटी है, बंटी यार मैं मोटा हो रहा हूँ, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। अरे पापा जी इसको मोटापा थोड़ी कहते हैं यार, थोड़ा सा मांस ऐसे खींचना बंद कर दो स्लिम दिखेगा, लेकिन उनको खुद में बहुत लगता है। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने उनको बताया कि भैया पापा जी वैसे तो ये फीमेल का है, लेकिन मुझे लगता है ये मेल में, आप में भी है ये एनोक्सिया नर्वोसा, नर्वस है भैया जी, कि नहीं नहीं मोटे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, जबकि पता है कि यार वो पतले हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब बस रेगुलरली रनिंग नहीं कर रहे हैं तो चमड़ी एकदम पतली नहीं है, थोड़ी बहुत तो फूल जाती है, थोड़ा बहुत तो ठीक है, क्या दिक्कत है ना, कोई ऐसा हैवी तो है नहीं कि ऐसा तुम चल रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है, बट ऐसा होता है। तो इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है जी। तो ये फीमेल्स में आता है, ये ईटिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत है ना, ये बात ध्यान रखना है ना, ईटिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत है, चाहे विद या विदाउट ईटिंग डिसऑर्डर, अब इसका नाम हो गया है। आपकी लो एनर्जी रहती है, हमेशा आप लो फील करते हो, ठीक है जी। अब बुलिमिया नर्वोसा, ये क्या होता है भैया? इट ऑल्सो ईटिंग डिसऑर्डर इन विच फीमेल एथलीट्स ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड and then vomits it in order not to gain weight. In this disorder, an individual brings on food and feels a loss of control. Then to prevent weight gain, tries to vomit the food. अब इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ना ऐसा होता है कि जैसे अपन ने खाना खा लिया, अब इनको लगता है न्यूट्रिएंट्स तो पहुंच गए होंगे, फिर उल्टी करने लगते हैं जब वजन बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये भैया जी सही नहीं होता, तो इसको अपन बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। इसमें वो वॉमिट करने की कोशिश करते हैं, इसमें उनका मेंटली बार बार लगता है कि नहीं यार मैं मोटा हूं, नहीं यार मतलब मैं मोटी हूं, नहीं उतना वेट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो ये मेंटली है, और ये आप उल्टी करने की बार बार कोशिश करते हो कि आपका वेट कम हो जाए, तो इसको बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा पहला ट्रायड था, जो कि पुराने वक्त में ईटिंग डिसऑर्डर बोला जाता था, अब लो एनर्जी के अंदर काउंट होता है, ठीक है जी। अब उसके बाद ट्रायड ऑस्टियोपोरोसिस या लो बोन मिनरल डेंसिटी, इसमें आपकी जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है, तो जैसे जितना क्लोज होगा ना उतना अच्छा होता है, और जितना ये खुलेगा उतनी डेंसिटी आपकी खराब होती जाती है। मतलब डेंसिटी आप समझते हो ना, अगर कोई साइंस का है, या बचपन में 9th-10th में भी आपने साइंस पढ़ी तो आप समझ रहे हो ना, डेंसिटी है ना, जो ज्यादा क्लोज है, जिसमें पार्टिकल्स क्लोज होते हैं ना, तो जैसे क्लोज दिख रहा है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो ये सही नहीं है, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं Astrophosis refers to decreased bone mineral density. It is asketal disorder. A reduction in bone mass may cause fracture. अब इससे क्योंकि फ्रैक्चर आ सकता है, जाहिर सी बात है, आपकी यहाँ पे ये जो हड्डियों में इतना बड़ा गैप रहेगा तो फ्रैक्चर आने के चांसेस है। Low bone mineral density BMD that may result in fractures, pain, deformity, disability, etc. Low BMD is generally caused by improper diet and एमोनोरा, ठीक है जी। तो इसी को इसलिए इसको पहले एमोनोरा भी बोलते थे, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ट्रायड, सॉरी ये लो एमोनोरा की वजह से होता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस है, लो बोन मिनरल डेंसिटी है, ठीक है जी। नाउ ड्यू टू लो लेवल ऑफ ऑस्टेजॉन एंड प्रोजेस्टेट्रॉन इन फीमेल एथलीट्स, देयर बोन बिकम वीकर एंड लूज मिनरल्स। तो क्योंकि ये दो रीजंस हैं, प्लीज इसको याद रखिएगा, है ना, एक है ओएस्ट्रोजेन और एक है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है जी। इन दो की वजह से क्या होता है, फीमेल एथलीट जो होती है उनकी जो बोन्स हैं वो वीक होती हैं और उनमें मिनरल्स लूज करने लगते हैं। अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिनिस्ट कैन हेल्प द एथलीट एंड हर फैमिली डिटरमाइन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड, है ना। तो भैया जी यहाँ पे आपको पता है कि न्यूट्रिनिस्ट से आप बात कर सकते हो, है ना, वो आपके लिए यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं। कंजम्पशन और डाइटरी सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड टू मीट द बॉडी functions replace the energy output due to athlete training and enhance bone health। यानी बेसिकली आप ये कि आप न्यूट्रिनिस्ट से बात कर सकते हो ना, जो न्यूट्रिशन की डाइटिंग वाइटिंग के सारे चार्ट वार्ट बनाते हैं, वो आपको बता देंगे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, और इससे आप इसको ठीक कर सकते हो। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम थी, ठीक है जी। फिर आती है इसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्या है, तो इनसफिशिएंट कैल्शियम इन द डाइट। ये मैंने आपको बताया ना कि भैया जी प्लीज 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 याद रखिए, भाई दूध है वो छिपकली नहीं है, दूध अंदर जाएगा तो आपके लिए हेल्दी ही है ना। तो कैल्शियम आपके पास अच्छा होना चाहिए। तो द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज द इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ कैल्शियम इन द डाइट। इन फैक्ट 100 mg कैल्शियम शुड बी इंक्लूडेड इन डेली डाइट बाय वुमेन एथलीट। In addition to calcium, vitamin D should also be included because it is essential for absorbing calcium in our body। अच्छा ये भी याद रखना, हाँ कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए दूसरी चीज पीनी पड़ती है,
ठीक है जी। जैसे अगर किसी को ब्लड वाला वो बढ़ाना है ना, तो अपन चुकंदर खाते हैं बेसिकली, है ना। तो चुकंदर तो आप खा लोगे, लेकिन उससे आपका वो आयरन, ब्लड में जो आयरन होता है वो ऐसे नहीं बढ़ता है, उसके साथ आपको आंवला भी खाना पड़ता है। तो विटामिन सी होना जरूरी होता है। ऐसे ही यहां पर भी है कि विटामिन डी आपको अच्छे से लेना है ताकि आपका कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब रहे, वरना कैल्शियम आप ले रहे हो लेकिन वो निकल जाएगा। विटामिन डी उसको स्टोर करता है एक तरीके से। ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से भी ये कई बार होता है। ईटिंग डिसऑर्डर लाइक एनोरेक्सिया और बुलिमिया में ऑल्सो कॉज, ये तो गलत हो गया ना, ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, ये यहां पर है ना, एनोनेक्सिया है ये, ठीक है जी, एनोनेक्सिया है ना, एनोनेक्सिया, ठीक है। ये आर लिखा हुआ है गलती से, है ना, ये एन होगा। एंड बुलिमिया में ऑल्सो कॉज ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज द कैल्शियम इनटेक में लेस और इनसफिशिएंट। तो इस वजह से भी ये हो सकता है क्योंकि आपके पास कैल्शियम इनटेक जो है वो कम है। तो प्लीज उसको लीजिए, है ना, कैल्शियम जहां जहां से मिले भाई सब ले लो। फिर उसके बाद आता है हमारे पास आखिरी ट्रायड, एमेनोरा, या जिसको मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन भी कहते हैं। तो इस पर अपन ने बात करी ली है कि वुमेन सफरिंग फ्रॉम menstruation dysfunction or amenorrhea for more than 6 months are likely to face osteoporosis because the secretion of the hormone called estrogen is decreased in the condition। तो इसमें क्या होता है भैया जी, जो यहाँ पे अपन ने पहले भी पढ़ा था, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये रहा, लो बीएमडी इज जनरली कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर डाइट एंड एमेनोरा। तो अगर आप एमेनोरा से गुजर रहे हो, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या है कि मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन चल रहा है ना, तो ऊपर नीचे आपकी हैबिट्स होती हैं, आपका माइंड ऊपर नीचे होता है, आपके मूड्स ऊपर नीचे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार अगर ये 6 महीने से ज्यादा चले, है ना, तो उससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना, क्योंकि लो डेंसिटी हो जाती है बोन में, बिकॉज द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन कॉल्ड ऑस्ट्रोजन। ये जो अभी अपन ने यहाँ पर पढ़ा था ना, ऑस्ट्रोजन और दो कहाँ गया, दो पढ़े थे अपन ने, ये रहा, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ट्रोन, ठीक है जी। तो ये दोनों आपके लिए क्या करते हैं, आपके लिए दिक्कत क्रिएट करते हैं, है ना, और आपके यहाँ बोन डेंसिटी को कम करते हैं, है ना, बोन डेंसिटी को कम करते हैं। तो ये आपको फिर यहाँ ध्यान रखना पड़ता है। तो दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन अवर बॉडी। तो ये बहुत जरूरी है, अगर ये हार्मोन हमारे पास नहीं होगा तो हम एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे कैल्शियम का, है ना। इफ कैल्शियम इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन अवर बॉडी देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन अवर बॉडी विच मे लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है जी। तो भैया जी ये एमेनोरा कहलाता है, जहां पर आपका मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन हुआ, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आई, और उसकी वजह से फिर आपको जो पहली प्रॉब्लम थी हमारी लो बोन डेंसिटी की, वो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो यहां पर आपके लिए ये थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो अगर आप बैलेंस डाइट रखते हो, जो फोटो अपन ने देखी थी, है ना, बैलेंस डाइट रखते हो, थोड़ा सा क्या है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम खेलना बंद करते हैं, इससे बस इतना ध्यान हमें रखना है कि हमको अच्छे से चीजें खानी है, बैलेंस्ड रहना है ना। जितना आप बैलेंस्ड रहोगे उतना अच्छा रहेगा। एनर्जी इंटेक भी कीजिए, और बार बार ये मत सोचिए कि मुझे पतला ही होना है, पतला ही होना है, पतला ही होना है। एक और भी फैक्ट है जो कि मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोग आपने एथलीट देखोगे जो बहुत पतले नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे एथलीट हैं। तो ये देखो, किताबी भाषा तो अपन पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई पतला आदमी ही सबसे बेस्ट खिलाड़ी होता है ना। कई लोगों की बॉडी टाइप अलग अलग होती है ना, कई हैवी होते हैं। जैसे इसमें मुझे सबसे सही लगता है कैरन पोलार्ड, एक प्लेयर थे क्रिकेट के, अगर आपने जानते होंगे तो जानते होंगे। तो वो तो यहां से बहुत हैवी हैवी थे, लेकिन भाई कूद कूद के कैच पकड़ते थे भाई साहब वो, है ना। या आप रोहित शर्मा को देखो, अब तो चलो रोहित शर्मा जी पतले हो गए, वरना रोहित शर्मा जी को देखो, लेकिन उन्होंने उससे पहले योनो टेस्ट, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट है, वो सब पास किए हुए हैं, और छक्के भाई साहब क्या मारते हैं वो, है कि नहीं, कितने लंबे लंबे छक्के मारते हैं वो, है ना। तो ये भी पॉइंट्स है कि जरूरी नहीं कि आपको एकदम स्लिम ड्रिम होना है। तो ये स्पोर्ट्स एथलीट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे सही चीज है कि भाई अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात करो ना, है ना, उससे बात करो, उससे को देखो, है ना, जो भी आपका डाइट मेंटेन करता है उनसे बात कर लो। तो ये सारी चीजें आपकी फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। बट इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो ध्यान रखना। ऑस्टियोपोरोसिस लो बोन डेंसिटी के लिए, एमेनोरा आपके क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन से होता है, लेकिन उसकी वजह से फिर वापस से आपको ये हो जाता है, ठीक है जी। याद रखेंगे अपन इसका, है ना। और अब इसका जो नया नाम है वो लो बोन डेंसिटी है, तो इतना हैवी नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं है ना। तो अपन लो बोन मिनरल डेंसिटी याद रख सकते हैं, ठीक है जी, वरना प्रोनाउंसिएशन में ही इतना लगता है, स्पेलिंग में कोई गलती ना हो जाए, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का पॉइंट था, जिसमें अपन ने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अब जो एमेनोरा होता है तो ये क्यों होता है, तो देखिए हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, ठीक है जी। सबसे पहले तो दिस हार्मोन एक्चुअली प्लेज अ वाइटल रोल इन स्टिमुलेटिंग एस्ट्रोजन रिलीज फ्रॉम द ओवरीज। If it does not release estrogen, the menstruation cycle get disrupted or stops in women causing amenorrhea, ठीक है जी। तो इसलिए एमेनोरा हो जाता है। फिर इंटेंसिव
द इंटेंसिव एक्सरसाइज में लीड टू प्राइमरी एमेनोरा एंड सेकेंडरी एमेनोरा। कई बार इंटेंसिव एक्सरसाइज की वजह से ये हो जाता है। इनटेक ऑफ लेस कैलोरीज, अगर आप कैलोरीज लेस लेते हो तो भी आपको एमेनोरा हो सकता है। फिर ये होगा तो भैया जी आपकी लो बोन डेंसिटी भी हो जाएगी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए तो ये आज हमारे पास पार्ट 2 था जिसमें हमने वुमेन्स के बारे में थोड़ा सा जाना कि जिन वुमेन्स ने वर्ल्ड में मचाया है। फिर मैंने दुआ है, आशीर्वाद है कि जितनी भी वुमेन्स हैं जो भी स्पोर्ट्स खेलना चाहती है, किसी भी फील्ड में जाना चाहे, अब ये तो हम पी पढ़ रहे हैं इसलिए अपन स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप सीए बनना चाहते हो, आप जो भी मतलब आप साइंस के हो तो साइंस की फील्ड से बनना चाहते हो, कॉमर्स के हो कॉमर्स की फील्ड से बनना चाहते होंगे, या आर्ट्स के होंगे तो आर्ट्स की फील्ड से बनना चाहते हो, तो जो भी आप बनना चाहते हो आप जरूर बनो। अपने मेहनत जरूर कीजिए सपने को देखने के लिए, सिर्फ सपने मत देखिए क्योंकि सिर्फ सपने देखकर पूरे नहीं होते, उसके साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। ठीक है, और फिर जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्स में अगर आप थोड़ी मेहनत करते हो तो आपके पास 3 प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसको भी आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है जी, तो हमने वुमेन्स के बारे में जाना, वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्पोर्ट्स में हमने उसको भी जाना। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं हमने उसको भी जाना, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है जी, प्लीज मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन में जो हमारे 8 पॉइंट्स हैं उनको याद रखना क्योंकि उसमें सभी पॉइंट्स के साथ टर्म है और उस टर्म से एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है जी, चले फिर तो पार्ट 2 भी खत्म, यानी हमारा ये चैप्टर भी खत्म। अब अगली क्लास होगी योगा क्लास, है ना, तो योगा के बारे में पढ़ेंगे, आसन्स के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थोड़े से वर्ड्स ऐसे कही कि थोड़े से फंबलिंग हो जाती है, बट होप सो कि स्लोली ये भी ठीक हो जाएगा, है ना, कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि अजीबोगरीब हैं, मैं मतलब रेगुलरली इसका यूज टू नहीं हूं तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक है जी, चलें फिर, इसलिए लिख के लाएं भाई ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, और तैयारी अच्छे से कीजिए, है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप अगर इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन स्किल रखोगे तो इसे कर लोगे, मैंने बहुत बार बताया है। बाकी बॉयज प्लीज जो आज हमने पढ़ा है, आज हमने समझा है, उसको ध्यान रखें, थोड़ी सी चीजों पर अपन सीरियस रहेंगे, है ना। और गर्ल्स आप आगे बढ़ चुकी हैं, आपने जो फील किया है, जो फेस किया है, वो अपने जूनियर्स को जरूर बताएं, उनकी मदद होगी, है ना, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाएंगे। ठीक है जी, सो थैंक यू माय डियर स्टार्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड एक प्यारा सा मोटो है, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराइए और इस मुस्कुराहट को फैलाते रहिए, बी अ पॉजिटिव वाइब। और हम फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।